हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 49 का संबंध है 16 के साथ में, उसी प्रकार से 95 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको यहां पर पता करना है कि यहां पर 49 से 16 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 49 से 16 बना है, सेम उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 95 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए, इस प्रश्न को सोल्व किया गया है कैसे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर पता करेंगे कि 49 से यहां पर 16 कैसे बना है। तो यहां पर 49 से 16 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 49 में से -33 करके यहां पर लिखा गया है 16। तो यहां पर देखिए 49 में से -33 कर देंगे तो यहां पर बच जाएगा 16 और 16 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब हम भी क्या काम करेंगे, यही सेम लॉजिक लगाएंगे इस 95 के अंदर है और इस 95 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या मेरे भाई, सेम इस 49 की तरह इस 95 से भी हम क्या कर देंगे, इस 95 में से क्या करेंगे 33 को घटा देंगे। तो 95 में से 33 को घटा देंगे तो यहां पर बच जाएगा 62। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 62। अब हमें देखना है कि संख्या 62 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर है संख्या 62 में दी गई है ऑप्शन है बी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। ऑप्शन ए है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी है सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी है एनी बेसेंट और ऑप्शन डी है विजय लक्ष्मी पंडित। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। तो दूसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले अक्षर को चुनिए। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने लेटर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज के अंदर इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा लेटर आएगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर लेटर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो
तो आपके सामने जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं उन सभी का आपको कर लेना है नंबरिंग। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, सीरीज को सोल्व करना है। कैसे, तो वो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई, सबसे पहले इस सीरीज के अंदर जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं उन सभी का हम करेंगे नंबरिंग। तो यहां पर देखिए पहला लेटर है बी, बी आता है 2 नंबर पर है। उसके बाद में क्या है डी, डी आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 4 नंबर पर है। उसके बाद में क्या है जी, जी आता है 7 नंबर पर है। जी के बाद में है के आता है 11 नंबर पर है। के बाद में क्या है पी, पी आता है 16 नंबर पर है। अब मेरे भाई क्या करेंगे, यहां पर आपको अल्फाबेट लेटर नहीं देखना, यहां पर आपको देखना है केवल संख्या को। यहां पर देखिए सबसे पहले क्या है दो, दो से कितना बन रहा है 4 है, तो 2 से 4 कैसे बनेगा, तो यहां पर देखिए यदि हम 2 के अंदर क्या कर दें +2 कर दें तो 2 और 2 मिलकर बन जाएगा 4। फिर देखिए 4 से कितना बन रहा है 7 है, तो 4 से 7 कैसे बनेगा, तो यहां पर देखिए यदि हम 4 के अंदर क्या कर दें +3 कर दें तो 4 और 3 मिलकर बन जाएगा 7। फिर देखिए 7 से कितना बन रहा है 11, 7 से 11 कैसे बनेगा, तो यहां पर देखिए यदि हम 7 के अंदर क्या कर दें +4 कर दें तो 7 और 4 मिलकर बन जाएगा 11। अब इसी प्रकार से आगे देखिए 11 से कितना बन रहा है 16, तो 11 से 16 कैसे बनेगा, तो यहां पर देखिए यदि हम 11 के अंदर क्या कर दें +5 कर दें तो 11 और 5 मिलकर बन जाएगा 16। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है 16 से अगली संख्या ज्ञात करनी है। क्यों, क्योंकि हमें यहां पर इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाला लेटर ज्ञात करना है। तो 16 से अगली संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो 16 से अगली संख्या ज्ञात करने से पहले नीचे जो ये वाली संख्या आई है इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखना है और यहां पर पता लगाना है कि यहां पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए नीचे जो संख्या आई है ये सभी संख्याएं कंटिन्यू आगे की ओर बढ़ रही हैं। जैसे देखिए सबसे पहले +2, उसके बाद में +3, उसके बाद में +4, उसके बाद में +5, तो ये कंटिन्यू चल रही है। तो +5 के बाद में यहां पर हो जाएगा +6, यानी कि 16 से अगली संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे 16 के अंदर +6 कर देंगे। तो 16 और 6 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 16 और 6 हो जाएगा 22, यानी कि 22 नंबर पर आने वाला अल्फाबेट लेटर हमें ज्ञात करना है। तो 22 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है वी, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लेटर भरा जाएगा वी। अब हमें देखना है कि वी लेटर किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है वी लेटर हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और देखिए इस प्रश्न को थोड़ा सा समझाने में टाइम लगा है, लेकिन जब भी इस टाइप का प्रश्न अब आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग इन सभी विषयों पर लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट आपको दिया जाएगा मात्र 51 रुपए के अंदर है। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि आप इन 21,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। तो मेरे भाई जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है
और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई जल्दी से एक काम कीजिए, इस क्लास को रोकिए और इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई मैं आपको काफी बार बता चुका हूं कि इस टाइप के प्रश्न को हम एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पर हमें पता करना है कि 7 से यहाँ पर 336 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 7 से यहाँ पर 336 बना है, सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 8 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं, फिर देखते हैं कि इस प्रश्न को सोल्व कैसे किया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए 7 से यहाँ पर कितना बना है 336 है। तो 7 से 336 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो इस 7 का किया गया है क्यूब। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, इस 7 का हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो 7 का क्यूब कितना होता है, तो मेरे भाई 7 का क्यूब होता है 343 है। अब 343 से 336 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 343 में से इसी 7 को कम किया गया है। तो यहां पर देखिए, यदि हम 343 में से -7 कर देंगे तो यहां पर बच जाएगा 336। और ध्यान से देखिए, 336 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब हम भी क्या काम करेंगे, यही सेम लॉजिक लगाएंगे इस 8 के अंदर है और इस 8 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 8 का हम करेंगे क्यूब। 8 का क्यूब कितना होता है, तो मेरे भाई 8 का क्यूब होता है 512। अब क्या करेंगे, इस 512 में से इसी 8 को कम कर देंगे। तो यहां पर देखिए 512 में से 8 को कम कर देंगे तो यहां पर बच जाएगा 504। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 504। अब हमें देखना है कि संख्या 504 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर है संख्या 504 में दी गई है ऑप्शन बी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, सबसे अधिक खनिज तेल किस राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन ए है गुजरात राज्य में, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र राज्य में, ऑप्शन सी है राजस्थान राज्य में और ऑप्शन डी है असम राज्य में। तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि सबसे अधिक खनिज तेल पाया जाता है राजस्थान राज्य में। तो पांचवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो याद रखना, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, ठीक है। और यहीं से देखिए एक क्वेश्चन और बनता है और ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। पूछा जाता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो याद रखना, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। इसी के साथ में यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि एक सींग वाले गैंडे किस राज्य में पाए जाते हैं। तो याद रखना, एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं भारत के असम राज्य में, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने,
निम्नलिखित में से सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि सबसे बड़ी मानव कोशिका है अंडाणु कोशिका। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप अपनी नोटबुक के अंदर इस प्रश्न को नोट भी कर सकते हैं। और इसी के साथ में यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो याद रखना मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि। ठीक है, इसी के साथ में यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और यह क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर काफी बार रिपीट होता है। पूछा जाता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो याद रखना मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। ठीक है, और यहां पर छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु कोशिका। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार राज्य में, ऑप्शन बी है कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन सी है पंजाब राज्य में और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भाखड़ा नांगल बांध परियोजना पंजाब राज्य में स्थित है। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए भी रामबाण साबित होने वाले हैं। और आपके जितने भी दोस्त हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि इन सभी क्वेश्चनों में से आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता हो तो उस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में किस वर्ष हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1950 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1965 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1970 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1980 में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि भारत में किस वर्ष हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत में वर्ष 1965 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, किसने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन सी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक ने और ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में सबसे ज्यादा कोयला किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन ए झारखंड राज्य में, ऑप्शन बी है उड़ीसा राज्य में, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ राज्य में और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत में सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है झारखंड राज्य में। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आपके जितने भी दोस्त हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ ठाकुर ने, और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू ने। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि गीता रहस्य पुस्तकें किसने लिखी थी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी बाल गंगाधर तिलक ने। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत किस वस्तु का सबसे ज़्यादा निर्यात करता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत सूती कपड़े का सबसे ज़्यादा निर्यात करता है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से क्वेश्चन और बनता है, और ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। पूछा जाता है कि असम राज्य में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना असम राज्य में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। यहीं से एक प्रश्न और बनता है, पूछा जाता है कि एक सींग वाले गैंडे किस राज्य में पाए जाते हैं? तो याद रखना एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं असम राज्य में। ठीक है, इसी के साथ में यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है, और ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो याद रखना भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। ठीक है, और 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए बाबर ने, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन सी है अकबर ने, और ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात, और ऑप्शन डी है हरियाणा। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारत में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है?
तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है? ऑप्शन ए वैदिक सभ्यता से, ऑप्शन बी है सिंधु घाटी सभ्यता से, ऑप्शन सी है मौर्य काल से और ऑप्शन डी है गुप्त काल से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से श्रीलंका में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि सिंगली जनजाति श्रीलंका में पाई जाती है। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था वर्ष 1930 में। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो याद रखना भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था कब? वर्ष 1942 में। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भूकंप को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भूकंप को मापने वाला यंत्र कहलाता है सिस्मोग्राफ। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथ और रीजनिंग के टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले सकते हैं और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। और मेरे भाई हमने इस पीडीएफ सेट की प्राइस रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि आप इन 21,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। और ये सभी क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ में आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने,
लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई आज के इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।